So good morning everyone. Welcome to all our YouTube channel from Plasma Science Academy गंगापुर सिटी। मैं एडी सर, मैंने आपको बीवीटी सिद्धांत के बारे में बता दिया था, ठीक है ना। बीवीटी का अनुप्रयोग भी बता दिया था और ये भी बता दिया था जब लिगेंड दुर्बल होता है तो अपन को डी बाद में लगाना है। कहने का मतलब डी बाद में आएगा, बाद का मतलब उसमें 4D कक्षक भाग लेंगे संकरण में। और यदि लिगेंड प्रबल हुआ तो डी कब आएगा? पहले आएगा। यदि डी पहले आता है जैसे DsP2, DsP3, D2sp3, D3sp3, तो इसका मतलब ये हुआ लिगेंड प्रबल है और डी शुरू में आ रहा है तो कौन से कक्षक भाग लेंगे? 3D कक्षक भाग लेंगे, अर्थात n-1D कक्षक भाग लेंगे जिन्हें आंतरिक कक्षक कहते हैं। और जो संकुल बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कैसा बनेगा? अधिक स्थायी बनेगा और निम्न चक्रण संकुल बनेगा। लिगेंड दुर्बल है तो उच्च चक्रण संकुल या वाय कक्षक संकुल बनेगा जिसका स्थायित्व थोड़ा कम होता है। लेकिन देखो कुछ एक अपवाद, हालांकि ये अपवाद नहीं होते, ये अपवाद नहीं है बीवीटी सिद्धांत से देखो, लेकिन आप इसे अपवाद समझ के याद कर लेना, क्योंकि जो दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, निकिल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, निकिल टेट्रा कार्बोनिल और जिंक टेट्रा एमीन वाला। IUPAC नाम क्या होता है? टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इसमें निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड है। उदासीन का 0 होता है तो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 0, ठीक है। यहाँ पर अमोनिया उदासीन लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +2। अब आप देखो निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो इसका विन्यास होगा 3D8 4s2 4p0। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रबल लिगेंड होता है, याद रखना। कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे प्रबल लिगेंड होता है। प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। क्या हो जाता है? युग्मन हो जाता है। तो देखिए भैया कि जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, अर्थात ये कैसे हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? युग्मित हो जाएंगे, ठीक है। अब आप सोचो जब लिगेंड प्रबल है तो डी कक्षक भाग लेता है, लेकिन डी के अंदर एक भी कक्षक खाली नहीं है, क्योंकि D10 विन्यास होता है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई भी डी कक्षक रिक्त नहीं है। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण में जो भाग लेंगे वो कौन से भाग लेंगे? sp3 कक्षक भाग लेंगे, और प्रत्येक जो कक्षक है वो sp3 कहलाएगा। तो देखो बेटा, देखो ये हो गया क्लियर। तो इसकी आकृति कैसी होगी? चतुष्फल की है। कैसी होगी? चतुष्फल की है, टेट्राहेड्रल होगी। इसी प्रकार इसमें देखो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो इसका विन्यास कौन सा है? 3D10 है। लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। और इसका विन्यास क्या है? 3D10। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp3, और इसकी आकृति भी कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। तो इन दोनों को याद रखना, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 आ जाए या टेट्रा एमीन जिंक सेकंड आयन आ जाए तो इनमें sp3 संकरण होता है। हालांकि लिगेंड क्या है? प्रबल है, ठीक है। अब आता अपना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो देखो ये क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी था ये वैज्ञानिक बेथे ने दिया था। किसने दिया था? वैज्ञानिक बेथे ने दिया था। बेथे ने बताया था कि धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध की प्रकृति होती है वो आयनिक होती है, 100% आयनिक होती है। किसने बताया था ये? वैज्ञानिक बेथे ने बताया था कि धातु और लिगेंड, अर्थात कॉम्प्लेक्स में धातु और लिगेंड के मध्य जो बंध की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? 100% आयनिक होती है। कैसी होती है? 100% आयनिक होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बताया वही कि स्टार्टिंग के अंदर जो 5 d ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन से? 5 जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो ऊर्जा के आधार पर, किसके आधार पर? ऊर्जा के आधार पर समान होते हैं, इसलिए इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक कहते हैं, तो इन्हें समभ्रंश कक्षक कहते हैं। ये इसका दूसरा पॉइंट है कि प्रारंभ में
धातु परमाणु या धातु आयन के पांचों डी कक्षक, कौन से कक्षक? पांचों डी कक्षक समान ऊर्जा वाले होते हैं, जिन्हें अपन समभ्रंश कक्षक कहते हैं। लेकिन जब लिगेंड धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, किसके संपर्क में आते हैं? धातु परमाणु के संपर्क में आते हैं, तो ये दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें अपन T2G और EG कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक कहते हैं? T2G और EG कक्षक कहते हैं। T2G कक्षक जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ और DZX या DXZ, एक ही बात है। Z पहले लिख दो और X बाद में लिख दो, या X पहले लिख दो या Z बाद में लिख दो, कोई अंतर नहीं होता। तो T2G कक्षक तीन प्रकार के होते हैं, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, एक चीज़ और, अपन को DXY का बनाना है तो यहाँ X लिख देंगे और यहाँ Y लिख देंगे। DYZ का बनाना है तो यहाँ Y लिख देंगे, यहाँ Z लिख देंगे। DZX का बनाना है तो यहाँ X है, यहाँ Z लिख देंगे। कोई सा भी बना सकते हैं। मेन चीज़ जो है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है। कहाँ होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व? अक्षों के बीच में होता है। कहाँ होता है? अक्षों के बीच में होता है। ये माना अक्ष है, ये ले लो x और ये ले लो y, ये अक्षों के बीच में होता है। ठीक है, YZ का बनाओ तो यहाँ YZ लिख देना, XZ का बनाओ तो XZ लिख देना। ठीक है, तो T2G कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कहाँ पर होता है? अक्षों के बीच में होता है। अब देखिए, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब है 4 लिगेंड आएंगे एक दंतोक और वो 4 उपसहसंयोजक बंध बनाएंगे। तो वो 4 लिगेंड जो आते हैं धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए, वो कहाँ से होकर आते हैं? अक्षों के बीच में से होकर आते हैं। कहाँ से आते हैं? अक्षों के बीच से। तो आप ये देखो, इन T2G कक्षक में ये इलेक्ट्रॉन घनत्व और लिगेंड के अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। और प्रतिकर्षण बल के कारण अपन क्या देखते हैं कि जो T2G कक्षक है वो तो कहाँ चले जाते हैं? नॉर्मल से ऊपर की ओर, और EG जो कक्षक है वो कहाँ आ जाते हैं? नॉर्मल से नीचे की ओर। अर्थात T2G कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और EG कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। अब बात आती है EG की, तो EG के अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, DX2-Y2 और DZ2। ठीक है, अपन DX2-Y2 की यदि अपन आकृति बनाएं तो देखो इधर ये X, चलो तीनों की एक साथ बना दो क्या? चलो अलग अलग बना देता हूँ। ये XY की देखो, ये लो, एक X अक्ष पर और दूसरा ये बाईं अक्ष पर, ये लो, ये X अक्ष पर और ये बाईं अक्ष पर। DZ2 की बनाऊं तो ये Z मान ली, तो ये Z अक्ष पर बना दो, ये रिंग होती हैं, ये Z। तो ये DZ2 की बना दी और ये DX2-Y2 बना दी। इसका मतलब ये हुआ EG कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो कहाँ पर होता है? अक्षों पर होता है। कहाँ पर होता है? अक्षों पर होता है। इसलिए ध्यान रखना, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो? 6 हो, अर्थात 6 लिगेंड आए। कितने आए? 6 लिगेंड उपसहसंयोजक बंध बनाने के लिए आए, तो वो किधर से होकर आते हैं? अक्षों से होकर आते हैं। किधर से होकर आते हैं? अक्षों से होकर आते हैं। किधर से होकर आते हैं? अक्षों से होकर आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आकृति कैसी बनेगी? यूं, ये x अक्ष, ये y अक्ष और ये z। ये मैंने x पर बना दिया, ये मैंने y पर बना दिया और ये मैंने z पर बना दिया। तो देखो लिगेंड जो आएंगे वो किधर से आएंगे? इधर से। 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका मतलब ये हुआ कि EG कक्षक सामान्य ऊर्जा स्तर से कहाँ चले जाएंगे? ऊपर की ओर।
और जो T2G कक्षक है वो सामान्य से कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। तो ये दोनों में अंतर है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुई, कितनी हुई, 6 हुई, तो EG कक्षकों की ऊर्जा T2G कक्षकों से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि लिगेंड और EG कक्षकों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसलिए EG कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G की ऊर्जा कम हो जाती है। और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो लिगेंड कहाँ से होकर आते हैं, अक्षों के बीच से होकर आते हैं। कहाँ से, अक्षों के बीच से होकर आते हैं, इसलिए T2G कक्षकों की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है और EG कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। तो देखो मैं इसको एक डायग्राम के द्वारा बता रहा हूँ। डायग्राम देखो, ये लो, ये प्रारंभ में 1 2 3 4 5, ये प्रारंभ में जो d ऑर्बिटल है वो पाँचों के पाँच कैसे है, समान ऊर्जा वाले। ये देखो, ये इनका सामान्य ऊर्जा स्तर है, इधर भी देख लो और ये इधर भी देख लो, ठीक है। अब यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की देख लो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की है तो ऊपर कौन चले जाते हैं, EG कक्षक, और EG कक्षक कितने होते हैं, 2, ठीक है। ये कितना ऊपर चले जाते हैं, ये चले जाते हैं प्लस 0.6 डेल्टा O। यहाँ पर O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है तो उसकी आकृति कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। और यदि ये नीचे आते हैं तो माइनस 0.4 डेल्टा O। तो यहाँ तो कितने कक्षक हो जाएंगे, T2G, 3 कक्षक, और ये कौन से हो जाएंगे, EG। तो आप देख लो, ये T2G कक्षक कहाँ आ गए, नीचे, और EG कक्षक कहाँ चले गए, ऊपर। तो EG कक्षक सामान्य ऊर्जा से 0.6 डेल्टा O ऊपर चले जाते हैं और ये नीचे चले जाते हैं। T2G और EG के मध्य में जो ऊर्जा का अंतर है वो CFSE कहलाता है। और एक ध्यान रखना, 1 डेल्टा O बराबर होता है 10 DQ, ठीक है। डेल्टा का मतलब CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इस ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है वह संकुल उतना ही अधिक स्थायी होता है। अब अपन, ये तो रहा कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 6 हो, उसके लिए। अब 4 के लिए अपन देखें तो अपन ने 4 के लिए देखा T2G ऊपर आएगा और EG नीचे। तो देखो इधर, यहाँ अपन T2G बना देते हैं। ये T2G जो जाते हैं वो प्लस 0.4 डेल्टा T, यहाँ पर T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। और ये ज़्यादा नीचे चले जाते हैं, ये माइनस है तो इससे थोड़ा नीचे की साइड ले लो, ये लो, बड़ा बना दिया, इसको छोटा कर लो, ये लो, ये चले जाते हैं माइनस 0.6 डेल्टा T, ये EG कक्षक। अब आप देख लो, ये 0.4 है, ये 0.6 है, इसलिए मैंने इसको ऊपर और इसको नीचे बनाया। ये 0.6 है, इसको ऊपर बनाया, और ये 0.4 है, नीचे बनाया। ये कब है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो, 4 हो। 4 है तो T2G कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। कितना ऊपर, 0.4 डेल्टा T। अपन 0.4 को यूँ भी लिख सकते हैं 2/5 डेल्टा T। यहाँ पर 0.6 है तो कितना लिख सकते हैं, 3/5 डेल्टा O लिख सकते हैं, इसको 2/5 डेल्टा O लिख सकते हैं। तो ये तो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए इधर वाला पोर्शन, और ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पोर्शन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए पूछे तो अपन को d ऑर्बिटल से इधर का बनाना है, और यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए पूछे तो इधर की साइड वाला बनाना है, ठीक है। वो ये दोनों के मध्य ऊर्जा का अंतर टेट्राहेड्रल में डेल्टा T लिख देते हैं, ऑक्टाहेड्रल में डेल्टा O लिख देते हैं। जबकि अपन जानते हैं डेल्टा T बराबर डेल्टा O बराबर, चाहे डेल्टा लिख दो चाहे CFSE लिख दो, क्या लिख दो, CFSE, इनमें कोई अंतर नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, इसका और इसका अंतर देखो, दोनों में अंतर है। ये प्लस 0.4 ऊपर है, ये इतना है, दोनों में एक संबंध होता है, डेल्टा T लगभग 4/9 डेल्टा O।
मतलब टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जो संबंध होता है क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा का, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन की जगह अपन इसको स्प्लाइटिंग एनर्जी भी लिख सकते हैं। स्प्लाइटिंग का मतलब होता है विभाजन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। विभाजन या विपाटन एक ही बात है। स्प्लाइटिंग SPLITING, स्प्लाइटिंग यानी विपाटन या विभाजन। तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा से दर्शा दो, चाहे CFAC से दर्शा दो। ऑक्टाहेड्रल में O लगा देंगे, टेट्राहेड्रल में T लगा देंगे। दोनों के मध्य क्या संबंध होता है डेल्टा T और डेल्टा O में? 4/9 डेल्टा O। तो ये है तुम्हारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आता है इसका अनुप्रयोग। क्या आता है? इसका अनुप्रयोग।